आ रही है। ओके ओके, आप लोग वीडियो ऑन कर ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। राहुल सर, बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर ले अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सबको, है ना? नमस्कार भूपेंद्र सर। नमस्ते मैम। कैसे आप? बढ़िया मैम, आप भी बताइए कैसे? ग्रेट ग्रेट, अच्छा लगा आपको देख के। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार ललिता जी। अभी राहुल सर क्लास शुरू करेंगे, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार सर, सब अच्छे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छे हैं? आपकी कृपा नमस्कार सर। सभी वीडियो अपने अपने राम वीडियो सर। ऑन कर लें, है ना, ताकि मुझे लगे कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं जूम पे पढ़ा रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते सर। ओके, जो लोग बात नहीं कर रहे ना, वो लोग म्यूट रखे अपने आप को, ताकि क्या सबको क्लियर सुनाई दे। अभी राहुल सर लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। जी मैम, क्लास शुरू करें या 2-4 मिनट और रुकें? 2-4 मिनट रुक ही जाते हैं क्योंकि भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके। ये क्लास तो 40 मिनट में जूम फिर सस्पेंड हो जाता है ना, इसको दोबारा फिर से रीलॉग इन करना पड़ता है क्या, या कुछ एडवांस वर्जन है जिसमें पेड वाले चलेगा? जब पेड में नहीं होते हैं ऐसा। अच्छा, पेड जी में सर, नहीं? जी सर, आप चिंता ना करें सर, पेड है, नहीं होगा। ओके ओके, वेरी गुड अच्छा, वेरी गुड, जी ठीक है, सर। थैंक यू। शुरू करते हैं मधु मैम, है ना?
हाँ जी सर, करिए बिल्कुल। ओके, तो कौन कौन है ऑनलाइन? वीडियो कौन कौन शो कर सकते हैं? नमस्ते जिग्नेश सर। सब अनम्यूट है क्या? हाँ मैं अभी सबको म्यूट कर देती हूँ, आप शुरू करें फिर। नहीं नहीं, एक बार अनम्यूट करो ना, मुझे पता चले कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। हाँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सभी। जी सर नमस्कार, रूपक बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं ललिता कश्यप। नमस्ते सर, भोपाल से अदिति। नमस्कार सर, मैं निश्चित पांडे दुबई से। नमस्ते सर, भूपेंद्र बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, रूपक दिल्ली से। नमस्कार सर, अरुण गर्ग, ग्रेटर नोएडा दिल्ली से। नमस्ते सर, मणिभूषण भुवनेश्वर से। नमस्ते सर, मैं लवभूषण गुप्ता, श्री गंगानगर राजस्थान से। जय गुरुदेव, विनीता अग्रवाल फ्रॉम मेरठ। नमस्ते सर, चित्रा जैन दिल्ली से। नमस्ते सर, कलकत्ता से मनीषा गुप्ता। नमस्ते सर, मनोज त्रिपाठी दिल्ली से। नमस्ते सर, विक्रम दिल्ली से। नमस्ते सर, हम शेखर आचार्य उड़ीसा से हूँ। नमस्ते सर, मैं प्रीति बोल रही हूँ बॉम्बे से। जय श्री कृष्णा। सर नमस्ते, बांसवाड़ा राजस्थान से परेश पंड्या। गुरुदेव प्रणाम, सतीश शर्मा, अलवर राजस्थान से। नमस्कार सर, आदित्य जयपुर से। नमस्ते सर, सुमन पांडे लखनऊ से। नमस्ते सर, राजेश जिंदल पंजाब से। कस्पेल चार्ट में राशि गायब क्यों हो जाती है और राशि डबल क्यों हो जाती है, आज हम उसी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि स्टूडेंट केपी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हो जाता है कि यार केपी में तो है ना राशियां गायब हो सकती है, कोई राशि डबल आ सकती है, ठीक है, तो सर इसको इग्नोर क्यों करते हैं। तो उसका लॉजिक समझेंगे कि आखिर ये राशियां डबल कैसे होती हैं और राशियां गायब कैसे होती, ठीक है। सभी को ये स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, दिख रहा है जी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में एक लग्न चार्ट है, एक कस्प चार्ट है। राहुल सर, मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सभी को। ठीक है मैम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लग्न चार्ट, एक तरफ कस्प चार्ट दिख रहा है, ठीक है। लग्न चार्ट में ये आपको दिख रहा है धनु लग्न, ठीक है। बाद हमको लगता है 10 नंबर आ रहा है, ठीक है, 10 के बाद 11 नंबर आ रहा है। इसी तरह से लग्न चार्ट से हमको लगता है कि यार सारे नंबर
आ रहे हैं, लेकिन कस्प चार्ट पे जाते हैं तो हमको लगता है यार 9 नंबर के बाद हमारे पास तो 10 नंबर है ही नहीं, सीधा 11 नंबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 10 नंबर मिसिंग हो गया, इसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर डबल बार आ गया। ठीक है, 9 नंबर भी डबल बार आ गया। तो ये है, इसका कारण क्या है? आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, गायब हो रहा है, कोई राशि डबल हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो आप सभी अगर इस चार्ट को नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये सभी को लग्न चार्ट और कस्प चार्ट दिख रहा है ना? आप अनम्यूट करके अपने आप बोल सकते हैं। जी सर, दिख रहा है। ओके, अब हम चलते हैं भाव विस्तार स्थिति पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भाव विस्तार स्थिति, जो हम किसी भी चार्ट में किसी भी सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको हर ठीक है, ऐसी सिचुएशन पहले आती कब है, पहले वो समझ लेते हैं। कोई भी राशि डबल होना और कोई भी राशि राहुल सर, आई थिंक आपका थोड़ा वॉइस बीच में जा रहा है। ओके मैम, यहाँ पे अब आ रहा है? हाँ, बट थोड़ा थोड़ा नेटवर्क वीक लग रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है। करते हैं कोशिश, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चीजें गायब क्यों होती हैं, कोई भी राशि गायब क्यों होती है और कोई भी राशि डबल क्यों आ जाती है। तो इसका सबसे मेन कारण ये होता है कि लग्न हमारा भाव संधि का हो रहा होता है। ठीक है, लग्न हमारा हमेशा भाव संधि का चल रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए धनुराशि कितने डिग्री से चालू हो रहा है? 29 डिग्री। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ये समझ के चलो कि 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह की डिग्री का लग्न होगा, तभी जाकर हमको कोई राशि गायब मिलता है, कोई राशि हमको डबल मिलता है। इसके पीछे के लॉजिक क्या है, आज हम वो सारी चीजें समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, एक बेसिक नियम आप सभी को पता है, कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, 12 राशि होती है 360 डिग्री की होती है, लेकिन भाव कभी भी फिक्स नहीं होता। ये 18 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक हो सकता है, इसका भाव विस्तार कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ना भाव विस्तार स्थिति। भाव विस्तार स्थिति इसीलिए लिखा हुआ है कि ये भाव विस्तार की गणना है, मतलब भाव स्टेबल नहीं है, भाव फिक्स नहीं है, इसका विस्तार कम या ज्यादा भी हो सकता है। ये 30 डिग्री से कम भी हो सकता है, 30 डिग्री से ज्यादा का भी हो सकता है। इसको बोलते हैं भाव स्थिति विस्तार। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको हम समझ के चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए धनु राशि चालू हो रहा है 29 डिग्री से। ये होता है पहले भाव की शुरुआत, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट भाव में धनु लग्न है। ठीक है, सेकेंड भाव में सीधा आ गया कुंभ राशि। मकर कहाँ गया? हम ये सोचते हैं ना कि यार धनु के बाद तो मकर आना चाहिए, 10 नंबर की राशि आना चाहिए, लेकिन 10 नंबर की राशि गायब। ऐसा क्यों हुआ? इसी का लॉजिक आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये धनु लग्न का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मकर राशि की जगह कुंभ राशि आ रहा है, 9 नंबर के बाद सीधा 11 नंबर आ रहा है, 10 नंबर गायब, 12 आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, इसके बाद डायरेक्ट 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है और रिपीट में फिर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 3 डबल बार आ गया, उसके बाद 4 गायब,
भैया ये कर्क राशि कहाँ गायब हो गया, मकर राशि कहाँ गायब हो गया, यही चीजों को है। ठीक है, इसी चीज को हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं। धनु लग्न, ये फर्स्ट हाउस धनु लग्न से चालू हो रहा था, हमारा 29 डिग्री का। ठीक है, धनु लग्न हमारा 29 डिग्री का था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये धनु लग्न की शुरुआत, मतलब धनु लग्न 29 डिग्री से चालू हो रहा है और कहां पे जाके खत्म हो रहा है, पहले भाव में 4 डिग्री के कुंभ राशि तक। ठीक है ना, मतलब पहले लग्न का, पहले भाव का विस्तार कितना डिग्री है, 29 के धनु से लेकर 4 डिग्री तक कुंभ। अब इसको हम डिफरेंस काउंट करते हैं। 29 के बाद 1 डिग्री बचा हुआ रहता है धनु का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 डिग्री। ठीक है, पूरी की पूरी मकर राशि गायब है। मकर राशि मतलब 30 डिग्री, एक राशि 30 डिग्री की होती है, यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। ठीक है, कुंभ राशि के 4 डिग्री तक लग्न में ही मौजूद है, मतलब यहाँ पे लिख दिया 4 डिग्री। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आंकड़ा आया, हमारे पास आंकड़ा आता है 35 डिग्री का। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पहला भाव 35 डिग्री का, 35 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है, लेकिन भाव कम ज्यादा हो सकते हैं, 30 डिग्री से कम भी हो सकता है, 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि पहला भाव 35 डिग्री हुआ है। ठीक है, अब 35 डिग्री का आया तो ये बीच में जो मकर राशि आई थी उसको खा गया पूरी तरह से। ठीक है, मतलब मकर राशि कहाँ गायब हुई, इसको हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं मकर राशि पहले भाव में ही मौजूद है, लेकिन वो धनु राशि के नाम से जाना जा रहा है। क्योंकि कस्पल चार्ट में क्या करते हैं, जो भी राशि की शुरुआत होती है उसी राशि को उसका नाम दे दिया जाता है, उसी भाव को उस राशि का नाम दे दिया जाता है। तो धनु लग्न से शुरुआत हुआ तो उसको धनु राशि कह दिया। अब सेकेंड भाव शुरुआत होता है कुंभ राशि के 4 डिग्री से, यहाँ पे आप देखिए सेकेंड भाव शुरुआत हो रहा है कुंभ राशि के 4 डिग्री से। ये शुरुआत कहां से हुआ, जहां पे पहला खत्म होता है। ठीक है, ये शुरुआत कहां से हुआ, जहां पे पहला खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरुआत हो जाता है। धनु लग्न इंड कहां पे हुआ था, कुंभ राशि के 4 डिग्री पर। ठीक है, पहला भाव ये कहां से शुरुआत हुआ, कुंभ राशि के 4 डिग्री से दूसरा भाव शुरुआत हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना है, मतलब दूसरे भाव में कौन सी राशि की कितनी डिग्री मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि दूसरे भाव में कुंभ राशि के 4 डिग्री से शुरू होकर मीन राशि के 9 डिग्री तक सेकेंड हाउस में पोजीशन है, कुंभ डिग्री से लेकर मीन राशि के 9 डिग्री तक। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, कुंभ राशि का 4 डिग्री। ठीक है, कुंभ राशि कितनी यहाँ पे बची हुई है, बची हुई है। एक राशि 30 डिग्री का होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 30, 26। ठीक है, मीन राशि 9 डिग्री की है, यहाँ पे हमने लिख दिया 9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरा भाव भी लगभग 35 डिग्री का ही, 35 डिग्री का दूसरे भाव में स्थितियां मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आगे निकालते जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि कोई भी राशि डबल कैसे हो जाती है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हो हर चीजों को। ठीक है, अब तीसरा भाव कहां से शुरू होगा, तो तीसरा भाव वहीं से शुरू होगा जहां से दूसरा भाव खत्म हुआ था। मीन राशि के 9 डिग्री से तीसरा चालू होगा। ठीक है, ये मेष डिग्री के 11 पे खत्म हुआ। तो ये जहां से मेष डिग्री का 11 खत्म हुआ, वहीं से मेष राशि का 11 डिग्री से 4th हाउस चालू हो जाएगा। मतलब जो राशि मतलब जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगले भाव की। तो ये चीजें हमको समझ में आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि कोई भी राशि डबल कैसे आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन होते हैं यार सर डबल राशियां कैसे आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम चलते हैं सीधा अब हम यहाँ पे चलते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस चालू हो रहा है वृषभ राशि के 8 डिग्री से लेकर। अगर आप कस्पल चार्ट में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा
कि पंचम भाव में वृषभ राशि मतलब 2 नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत हो रही है वृषभ राशि की 8 डिग्री से, ये खत्म हो रहा है मिथुन राशि के 3 डिग्री पर। ठीक है, अगला भाव चालू हो रहा है छठा भाव मिथुन राशि के 3 डिग्री से, और वो खत्म हो रहा है मिथुन राशि 29 डिग्री पर। मतलब 6th हाउस की स्थितियां ऐसी है कि वो मिथुन राशि सिमट गया है, मतलब वो पूरी तरह से उसका भाव विस्तार, छठे भाव का विस्तार 30 डिग्री भी पूरा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 29 - 3 सिर्फ 26 डिग्री का भाव है छठा वाला। छठे वाले का भाव विस्तार सिर्फ 26 डिग्री है। हम औसतन क्या बोलते हैं कि कोई भी भाव 30 डिग्री का हो सकता है, लेकिन जब इसको सूर्य सिद्धांत से हम गणितीय कैलकुलेशन करते हैं तो ये भाव सिर्फ 26 डिग्री का ही मौजूद है। ठीक है, ऊपर वाला जिस तरह से फर्स्ट भाव 35 डिग्री का मौजूद था, लेकिन छठा वाला भाव सिर्फ 26 डिग्री का हमारे पास दिखता है। ठीक है, ये गणितीय कैलकुलेशन का भाग है। अब यहाँ पे आता है कि मिथुन राशि 29 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत वापस से मिथुन से होगी, क्योंकि ये भाव शुरुआत को बताता है ना। तो ये 29 डिग्री से ही शुरुआत हो गया मिथुन राशि का 7th हाउस का। लेकिन ये 29 से शुरुआत जरूर हुआ है, लेकिन सिर्फ मात्र 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री 7th हाउस में बैठा हुआ है। बाकी पूरा का पूरा वो कर्क राशि अपने अंदर रखता है 7th वाला भाव। ठीक है, 7th वाला भाव पूरी की पूरी कर्क राशि को हिडन तौर पे छुपा हुआ अपने अंदर रखता है। ठीक है, और ये सिंह राशि के 4 डिग्री तक बना हुआ है। तो 7th भाव का हम ये कहें कि इसका भाव विस्तार कितना हुआ, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे 1 डिग्री तो ये मिथुन का रखता है अपने पास। ठीक है, 30 डिग्री है कर्क का रखता है अपने पास, और 4 डिग्री सिंह का रखता है। मतलब 7th भाव ऐसा है जिसके पास 3-3 राशियां समाहित हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि 7th हाउस में मिथुन राशि दिख रहा है कस्पेल चार्ट से, लेकिन एक्चुअली में 7th भाव एक ऐसी स्थिति में बना हुआ है जहां पे मिथुन राशि का भी 1 डिग्री आया है, कर्क राशि का पूरी का पूरा है, और सिंह राशि का भी 4 डिग्री आया है, वैल्यू हुई 35 डिग्री। मतलब 7 35 डिग्री का बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि मिथुन राशि क्यों डबल आया। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी को समझ में आया होगा क्यों डबल आया। इसका मेन कारण ये है कि एक तो ये छठे भाव की शुरुआत भी मिथुन राशि ने किया, 7th भाव का शुरुआत भी मिथुन राशि, 2 भाव की शुरुआत जरूर किया है। दिखने में ऐसा लगता है कि मिथुन राशि 2 भाव में है। ठीक है, लेकिन 7th भाव में तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ही मिथुन राशि का है। तो उसको हम कैसे कहेंगे कि सारा का सारा मिथुन राशि केवल 7th भाव देगा, हम नहीं कह सकते। इसीलिए वैदिक पाराशरी में एक ही नियम है कि वो भाव मध्य से गणना करते हैं। केपी वाले क्या करते हैं, भाव शुरुआत से गणना करते हैं। धनु राशि शुरुआत में क्या आया 29 राशि बोल दिया, कुंभ राशि आया शुरुआत में 2nd हाउस को, उसको पूरा कुंभ बोल दिया। जबकि वैदिक वाले कहते हैं कि नहीं, धनु के बाद मकर आता है, 2nd भाव में बहुत ज्यादा अंश, ठीक है, मकर का ही है, तो हमको मकर ही कैलकुलेट करना है। इस तरह से चीजों को हमें समझना है। मध्य में आप सभी को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार सभी से पूछ लेते हैं क्लियर हुआ या नहीं है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ये 6 हाउस का थोड़ा क्लियर है सर जी, क्लियर है। सभी को क्लियर हो रहा है ना कि क्यों हो रहा है, क्यों राशि गायब हो जाती है और क्यों राशि डबल हो जाती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार डबल क्यों हो रहा है, इसका क्या लॉजिक है। कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर की गलती तो नहीं है। नहीं, सॉफ्टवेयर ने कोई गलती नहीं किया है, उसको जैसा बनाया गया है वो वैसा ही वर्क कर रहा है, लेकिन हमको समझना है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। ठीक है, सभी को चीजें स्पष्ट हो गया? किसी को भी डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा डाउट है सर, थोड़ा एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक एक करके बोलिए। कौन बोल रहे थे? किमसुक सर बात कर रहा हूँ, किमसुक जैसे बात कर रहा हूँ। आप बोलिए सर। सर जी ये क्वेश्चन है कि वो भाव की डिग्री वेरी कैसे हो रही? भाव की डिग्री सर कोई भाव में 35 डिग्री है, कोई में 25 है,
हाँ, तो उसका स्पेसिफिक रीजन वो क्लियर नहीं हुआ, बाकी वो आपने जो एक्सप्लेन किया दैट इज क्लियर। जी सर। इसका रीजन हम जो सूर्य स्पष्ट चंद्र स्पष्ट करते हैं ना, लग्न स्पष्ट बनाते हैं ना, जो जी पहले एक गणित का बहुत बड़ा भाग आता है सर, जिसको आजकल कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना जटिल और इतना कठिन होता है कि व्यक्ति पढ़ने से पहले नींद निकाल ले, ठीक है। तो ये सारा सूर्य सिद्धांत का भाग है, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। इस पद्धति को बोलते हैं सेमी आर्क सिस्टम। आप तो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आपको सिस्टम के बारे में पता होगा कि सेमी आर्क सिस्टम क्या होता है। तो ये अर्धचाप पद्धति से बनाया गया है, सौर मंडल की गणना अर्धचाप पद्धति से किया गया है, ठीक है। अच्छा सर, यानी सर पृथ्वी के जो डायमेंशन है, अर्थ के डायमेंशन, और उस पे जो सन रेज गिरेंगे उसकी डिग्री का उसके कनेक्शन है। बिल्कुल सर, ये सेमी आर्क सिस्टम से बनाया गया है। जो हम में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं श्रीपति पद्धति। श्रीपति पद्धति मध्य से कैलकुलेट करता है। जैसे केपी में क्या होता है, केपी में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे धनु राशि 29 से चालू हुआ, तो पहले लग्न को धनु बोल दिया। अब सेकंड भाव तो कुंभ से चालू हो गया, तो उसने मकर राशि का पूरा उड़ा दिया कि मकर राशि है ही नहीं। कस्टल चार्ट के दिमाग में ये बातें हैं कि मकर राशि है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ब्रह्मांड में किसी भी राशि का कोई लुप्त कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो श्रीपति पद्धति हमेशा भाव मध्य से गणना करता था, तो भाव मध्य से मकर राशि का भी सेकंड भाव में अस्तित्व आ जाता था। इस तरह से वो कैलकुलेट करते थे, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर सर। एक सवाल है सर। बताएं सर। ये जो फर्स्ट हाउस में धनु राशि 29 से कुंभ 4 डिग्री तक चला, तो इसमें जहां आप डिफरेंस लिखे हैं वहां पे धनु राशि सिर्फ 1 डिग्री का है, पूरा का पूरा 30 डिग्री बना हुआ है मकर राशि का। हाँ, तो फर्स्ट हाउस का जो एट्रीब्यूट होगा वो धनु राशि का एट्रीब्यूट होगा या मकर राशि का एट्रीब्यूट होगा? सर जो राशि शुरुआत होती है ना, जैसे कि लग्न 4 भाव संधि वाला लग्न आता है, ठीक है, तो इसको हम धनु लग्न ही कहेंगे, धनु लग्न ही कहेंगे। लेकिन इस धनु लग्न के अंदर पूरा का पूरा इफेक्ट मकर लग्न का है, ठीक है, इसको आप ऐसा माने, क्योंकि इसके अंदर इफेक्ट मकर का आएगा, कंप्लीट इफेक्ट मकर का आएगा, क्योंकि मकर राशि की सारी राशियां फर्स्ट भाव में ही कैलकुलेट है। इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। जी सर। सर मेरा एक सवाल है अदिति भोपाल से। मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई भाव का डिग्री बढ़ गया, कोई भाव का डिग्री कम हो गया, तो क्या उस व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति में उस भाव में विस्तार आ जाएगा? जैसे किसी का लग्न ज्यादा है, 35 डिग्री है, तो वो शरीर से मजबूत होगा, और अगर किसी का चौथा घर जो है वो कम है, 24 डिग्री है, तो उसको घर से उतनी मतलब सपोर्ट नहीं रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं क्या इसको? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम सूचक और कैलकुलेशन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह की प्लेसेस चेंज हो चुकी है, ठीक है, दिखता है कि वो पंचम भाव में लेकिन चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भाव बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, बता देता हूँ। कोई भाव बड़ा होता है, जैसे ये 35 डिग्री का भाव है, और कोई भाव छोटे होते हैं 25 डिग्री का। अब दोनों का डिफरेंट ही देखो, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि औसतन 30 डिग्री के होते हैं, लेकिन इन दोनों 10 डिग्री का अंतर आ गया, ठीक है। तो जो भाव छोटे होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर ग्रह कम बैठे हुए होते हैं, ऐसा बहुत सी बार देखा जाता है। जिसका भाव विस्तार बड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसमें प्लेनेट आने की संभावना होती है, ठीक है मैम। यस सर। हाँ, हाँ जी मैम, क्लियर हो गया आपका डाउट? नहीं मैडम, सर इसको दोबारा रिपीट करिएगा। यस सर, डाउट क्लियर हो गया। सर दोबारा बताइएगा, दोबारा एक बार। क्या चीज बताना है सर? जो अभी आपने बताइए ना सर, अभी आप बता रहे थे कि जो भाव बड़ा होता है और जो भाव छोटा होता है। हाँ, कोई भी भाव में डिफरेंस आ सकता है, कुछ भाव छोटे होते हैं, कुछ भाव बड़े होते हैं। जो भाव बड़ा होता है मतलब भाव विस्तार से फैला हुआ होता है, उन चीजों के हमें कारक तत्व हमारी लाइफ में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, पंचम भाव का भाव कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है।
यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को पंचम भाव का? जी सर। जी 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 ठीक है। अब पंचम भाव का 25 डिग्री है और तुलना करते हैं सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव का 35 डिग्री है। ठीक है, तो सप्तम भाव के पास स्थिति ज्यादा मजबूत है क्योंकि ये 35 डिग्री का इसके बाद विस्तार है, इसको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सकता है सप्तम भाव से जुड़ा हुआ। पंचम भाव के पास चीजें थोड़ा सा कम है, इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा समझो, इसको सरल तरीके से समझते हैं कि किसी बिल्डर ने 12 फ्लैट काटे हैं, ठीक है, और हर व्यक्ति को एक एक फ्लैट दे दिया, उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उसको एक एक फ्लैट दे दिया। लेकिन किसी के फ्लैट में कोई 1000 स्क्वायर फीट का है, कोई 800 स्क्वायर फीट का ही है, ऐसा समझ के चले तो हम समझ सकते हैं जो फ्लैट छोटा होगा उसके अंदर शायद थोड़ी सी सुविधाएं कम हो। आ रहा है सभी को समझ में? जी सर, एकदम सही सर। यस सर। है ना, तो आप ऐसा ही माने कि जो फ्लैट बड़े होते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि यार ये 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा रखी जा सकती है क्योंकि इसका विस्तार बड़ा है ना यार। अब जो चीज छोटी है कंपैरिजन 27 डिग्री को कर लेते हैं, तो अब ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा लगने वाले की, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें चीजें कम आएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सभी को स्पष्ट हो रहा है? जी सर, क्लियर है। जी सर। तो ये एक मेन रीजन होता है। आप सभी का मन में, काफी लोगों के मन में प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए मैंने इस पे आज लेक्चर लिया कि यार किसी को डाउट ना रहे। मैं हर बार मना कर देता हूँ ना कि यार कस्पल चार्ट को छोड़ दो, वहां राशि को छोड़ दो। इसका कहने का मतलब इतना सा होता है कि ये सिर्फ भाव विस्तार की गणना के लिए बनाया गया है। आप लोग अगर ग्रह की राशि भी वहां से देखने लग जाते हो तो समझ लो कि पूरी तरह से भटक चुके हो, क्योंकि वहां से हमको ग्रह की राशि नहीं देखना है। ठीक है, वहां से सिर्फ भाव विस्तार की गणना कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोल देता हूं कि जब भी जो लर्नर्स हैं, नए नए लर्नर्स होते हैं, उन को कस्पल चार्ट की चीजें को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज अभी क्या होता है कि मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो अब हमको सारी साउंड नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है। आ रहा है ना? यस सर, यस। अभी इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला है, अभी किसी नए व्यक्ति को ऐसा कह दिया कि यार तेरे को कस्पल चार्ट से इस तरह की चीजें देखना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसको बोल दिया कि भैया शनि कौन सी राशि में है, निकाली देखते हैं। सपोज करो कि मंगल का, किसका देखें, किसका राशि लिप्स हुआ है, चंद्रमा का देखते हैं, ठीक है। सामने वाले को बोल दिया कि चंद्रमा किस राशि में है, तो एक्चुअली में तुला राशि में, ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति कस्प चार्ट से राशि देखने लग जाएगा और वो ये कह देगा कि चंद्रमा तो कन्या राशि में है, इसका मतलब वो गलत हो गया, क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा नहीं है, ठीक है। नवम भाव 6 नंबर की राशि से शुरू हुआ है, लेकिन चंद्रमा कन्या राशि का नहीं है। इसीलिए भी ज्यादातर टाइम पे हमेशा मना करता हूं सिर्फ लग्न चार्ट से ही राशि को फॉलो करें। कस्पल चार्ट की राशि को हमेशा मैं मना कर देता हूं कि इग्नोर करके चलें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम ये ना कहने लग जाएं कल से कि भैया चंद्रमा कन्या राशि में है, सर तो बोल रहे तुला राशि में है, यहाँ पे तो कन्या नजर आ रहा है। इस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमेशा मना करता हूं कि कस्पल चार्ट से आप कोई भी राशि ना देखें। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये सिर्फ भाव विस्तार की गणना के लिए किया गया है। कस्पल चार्ट सिर्फ और सिर्फ भाव विस्तार की गणना के लिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन करें सर? हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर, वो एक तो आप एक बार वो चार्ट दिखाएंगे सर, भाव स्थिति विस्तार वाला सर? ये रहा सर, ये वाला ना? जी 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 जी। हाँ जी सर, बताएं सर। इसमें जो मिथुन राशि है ये 2 बार दिखा हुआ है, 3 डिग्री छठे भाव में है, 29 डिग्री फिर 7th भाव में है। ये वाला बोल रहे हैं ना? जी जी। हाँ जी सर, क्या क्वेश्चन है? मतलब मिथुन जो राशि है छठे भाव में वो 3 डिग्री से स्टार्ट हुई है वो। बिल्कुल सर। और फिर 7th भाव में भी मिथुन राशि 29 डिग्री तक है सर वो। हाँ हाँ। तो फिर वो जो सिंह राशि है, फिर 1 पॉइंट तो हमको ऊपर मिल जाएगा उसका, सिंह राशि का, जो 29 पे खत्म होने के बाद है। हाँ, लेकिन सिंह राशि सर 4 से स्टार्ट हुई है सर ये। कर्क गायब हो गया, ये बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, कर्क गायब हो गया, मिथुन राशि तो 2 बार चालू हो गई,
लेकिन कर्क कहाँ चला गया, ये पूछ रहे हो ना। 2 बार क्यों स्टार्ट हुई सर ये? वही बता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ सर मैं। जी छठे भाव से भी मिथुन राशि, मतलब जब छठे भाव का कैलकुलेशन आया, जी देखिए छठे भाव का जब कैलकुलेशन आया तो छठे भाव की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बताएं मुझे आप। 3 डिग्री से हो गई सर। 3 डिग्री के कौन सी राशि से, कौन सी राशि की 3 डिग्री से शुरुआत हो रहा है? ये मिथुन सर। मिथुन की 3 डिग्री से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ जी, ठीक है। और ये मिथुन की 3 डिग्री से शुरुआत हो रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अब ये खत्म कहाँ पे हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटी बनाया है। नेक्स्ट छठा भाव सर, यहाँ पे आप देखें, हाँ जी सर, छठा भाव 3 डिग्री से चालू हो रहा था ना मिथुन का। जी सर, जी 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 बिल्कुल। और खत्म कहाँ पे हो रहा है सर, मिथुन राशि का ही 29 डिग्री। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। तो 29 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा, 26 डिग्री। जी जी। तो छठा भाव में कितना है, सिर्फ 26 डिग्री है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि छठा भाव ऐसा है जिसमें सिर्फ राशि ही आती है, इसके अलावा कोई भी राशि नहीं। ये बात क्लियर हुआ सर? वो जो आपने बताया ये कि मिथुन के 3 डिग्री से उसमें से सर 27 तो उसमें बच गया सर छठे भाव में हमारा। हाँ। और 29 अगले का आ गया हमारा। हाँ। तो सर ये तो 46 नहीं हो गया सर? अरे नहीं नहीं, मिथुन राशि सर 3 डिग्री से चालू हो रहा है, इसकी शुरुआत 3 डिग्री से है। हाँ जी। तो अब 3 डिग्री के बाद यहाँ पे मिथुन राशि के 3 डिग्री आया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अब ये सर राशि मिथुन राशि ही है, में खत्म हाँ जी। नहीं हुआ क्योंकि ये मिथुन राशि ही है वापस 29 डिग्री पे। ये आ रहा है समझ में सर? उसमें ये सर मैं एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। आप ध्यान देना। जी जी। हाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ। आप ऐसा कह रहे हो कि ये धनु राशि चालू हो रहा है 29 डिग्री का। हाँ जी। और ये कुंभ राशि 4 डिग्री तक चल रहा है, तो मतलब 1 डिग्री आया, है ना। हाँ जी। मकर राशि का पूरा 30 डिग्री आ गया, हाँ जी। और कुंभ राशि का 4 डिग्री आ गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं आपकी बात पे, चलते हैं मिथुन राशि पे। अब आप कह रहे हो कि सर मिथुन राशि 3 डिग्री से चालू हो रहा है, राइट? हाँ जी हाँ जी। अब इसमें हमने 27 क्यों नहीं लिखा, ठीक है यहाँ पे। हाँ जी। सर 27 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे धनु के बाद कौन आ रहा है, यहाँ पे धनु के बाद कुंभ आ रहा है, मतलब राशि बदल चुकी है। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे राशि नहीं बदला। हाँ जी बिल्कुल। मिथुन राशि से शुरुआत हो रहा है और मिथुन राशि से ही अंत हो रहा है। हमको ये एक राशि 30 डिग्री का होता है। हाँ जी। अब जो कोई राशि मिथुन से ही शुरुआत हो रही है, मिथुन पे ही खत्म हो रहा है, उम्र ही कम है, तो वो क्या 2-2 लोगों को सेट करेगा? बिल्कुल। शुरुआत हुआ मिथुन पे ही खत्म हो गया, तो भैया अब उल्टी तरीके से लिखा। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको उल्टी तरीके से लिखा कि 29 के मिथुन में से 3 डिग्री वो माइनस कर दिया। जी सर जी। तो सिर्फ 26 डिग्री आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ छठा भाव सिर्फ मिथुन करता है, इसमें मिथुन राशि के अलावा कोई दूसरी राशि नहीं आ रही, ठीक है। ठीक। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगली शुरुआत अब इसको समझते हैं। हाँ मिथुन 29 से होगी। 29 से होगी ना सर, तो हाँ जी, हाँ जी, 7th हाउस 29 से चालू हुआ, राइट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब है यहाँ पे आएगा आपका वाला पॉइंट, आपका वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब 1 डिग्री इसमें मिथुन का आया, ठीक है, 7th भाव में, है ना। जी पूरा कर्क का आ गया, ठीक है। और 4 डिग्री इसमें सिंह का आया। मतलब आप दोनों में तुलना देखो, छठे भाव में सिर्फ एक राशि आती है, वो भी ठीक है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। मिथुन राशि का आता है, लेकिन सप्तम भाव में आप देखो प्रोग्रामिंग कि भैया यहाँ पे 3-3 तरह की राशियां आती हैं,
कर्क और सिंह, ठीक है। तो ये भाव बड़ा हो गया, ठीक है। और जो बड़े भाव होते हैं उसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, उसमें चीजें ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया है ना? हाँ, जी, जी। ये ऐसा समझो, मैं थोड़ा सा एक अच्छा उदाहरण देता हूँ ना, उदाहरण से चीजें अच्छी स्पष्ट होती है। समझो। सर एक क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा समझा देता हूँ इसको। आप ऐसा समझिए कि ये मिथुन राशि है, समझ लो कोई ऐसा देश है जहाँ पे एक ही तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। कोई भी देश हो, मान लो कि ये इंग्लैंड हुआ, और ये 7th हाउस है, ये इंडिया है। यहाँ पे मिथुन भी है, यहाँ पे कर्क भी है, यहाँ पे सिंह भी है। अनेकता में एकता वाली बातें हैं, चीजें बहुत अलग अलग तरह से व्यक्ति को देखने को मिलता है। यहाँ पे समझना ही मुश्किल है। आ रहा है सभी को समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ऐसी स्थिति होती है। हाँ जी, बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था, वो पिछला जो क्वेश्चन उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आया मुझे। मैडम ने क्वेश्चन एक किया था कि अगर कोई भाव में डिग्री ज्यादा है तो उसका फैलाव ज्यादा होगा। सर एक सपोज कोई ग्रह 6 नंबर दिखा रहा है, 5th दिखा रहा है फॉर एग्जांपल, केपी में 5th दिखा रहा है, तो यहाँ पे 5th हाउस दिखेंगे तो उसमें वृषभ और मिथुन राशि है। अगर सपोज दूसरा ग्रह 7th हाउस दिखा रहा है, उसमें 3 राशि है, मिथुन, कर्क एंड सिंह। बिल्कुल सर। तो सर जी हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी ग्रह 7th दिखा रहा है, वो 7th हाउस का रिजल्ट तो देगा, लेकिन उसके साथ में वो ग्रह मिथुन, कर्क और सिंह में जिस तरह से प्रभाव देता है उस तरह से वो प्रभाव देगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या? इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी ग्रह मान लो 7th का सूचक बनाता है, आपका यही मतलब है ना, कि जो भी 7th का सिग्निफिकेटर बना रहा है, तो क्या वो इन सारी राशियों से मिला जुला फल देगा क्या? एग्जैक्टली सर, है ना सर। तो सर इसका इफेक्ट आता है। आप इसको, मैंने कहा ना कि ये भारत देश है, यहाँ पे 3 चीजें होती है ना, यहाँ पे लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे। भारत में भी काम करने के लिए आपको हर चीजें अलग तरह से सोचना पड़ता है। मतलब वहां पे कोई चीज चल निकले, कोई चीज ना चले, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा करना पड़ता है प्रिडिक्शन के मामले में। जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं ना, तो वहां पे हमको प्रिडिक्शन थोड़ा सा ज्यादा विचार करना पड़ता है कि व्यक्ति को किस तरह से ध्यान लगाए, ठीक है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि राशि कर्म होता है, ठीक है ना। राशि मतलब नक्षत्र मन होता है और राशि कर्म होता है। तो मान लो कि कोई ग्रह 7th भाव का सूचक बना रहा है और वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से इफेक्ट है, चाहे वो 7th भाव का सूचक बना रहा हो। कर्म है सर, है ना। अच्छा सर, ओके सर। अभी जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में केपी एडवांस सूचकों में भाव की सूचक निकालते बताऊंगा ना। अभी तक हमने ग्रहों की सूचक पढ़े हैं, अभी तक हमने सूचक कभी नहीं पढ़े। जब हम भाव के सूचक देखना सीखेंगे, उसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कौन से भाव के कौन कौन से सूचक बन रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी सर। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या? सभी को क्लियर हो गया है? जी सर। जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। क्लियर हो गया है ना? क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब हमारा लेवल आता है और उसके बाद समझाया जाए तो मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आता है। अगर यही चीजें पहले से कर देते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कस्पल चार्ट से ग्रह बैठे हैं, वहां से राशि देखें क्या। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ भाव विस्तार की गणना के लिए बनाया गया है। यहाँ से जीवन में कभी भी ग्रह किस राशि में बैठा है कभी ना देखना, ठीक है। जो मैं हमेशा कहता हूं, ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है कस्पल से कभी ना देखना। ये सिर्फ और सिर्फ भाव विस्तार कैलकुलेशन है जिसको हम समझ रहे हैं। राशि लेकिन हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर जैसे हम लोग केपी में करेंगे तो ये 2 बार, अगर यहाँ पे मिथुन दिखा रहा है तो 2 बार लिखेंगे क्या? देखो, वो दोनों भाव को लेंगे क्या? मैं वही बता रहा हूँ, हमने केपी वैदिक नाड़ी क्यों मिक्सअप किया, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ,
कोई भी राशि कभी भी लैप्स नहीं हो सकती, ठीक है। ऋषि पाराशर जी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी तरह की चीजों का सोर्स है। उन्होंने जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, कोई भी व्यक्ति उनसे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, उन चीजों पे गहरी रिसर्च कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है, किसी चीज को लेकर बहुत अच्छा व्याख्या कर सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत ऋषि पाराशर जी के जो हैं उससे कभी भी हटकर कुछ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वैदिक ज्योतिष के हम वर्ग चार्ट देखते हैं, वहां पे कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो गणित पे फोकस करते हैं और पाराशर जी फलित पे फोकस करते थे, ठीक है। एस्ट्रो के लिए केपी चार्ट बहुत अच्छा है कि आप गणित पे रिसर्च कर रहे हो, आप आकाश मंडल पे रिसर्च कर रहे हो, आपका यहाँ पे कौन सा डिग्री आ रहा है। एस्ट्रोनॉमी के लिए केपी बहुत बढ़िया, सर्वोत्तम, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए हमेशा हमको वैदिक और बीएनएन का ही यूज करना पड़ेगा। बिना वैदिक और बिना बीएनएन के प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जी सर। हाँ, इसलिए हम तीनों ही चीजों को मिक्सअप करके चलते हैं। केपी टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन बिना वैदिक और बिना बीएनएन के फॉर्मूला के बिना नहीं कर सकते हम। वो पूरी तरह से हब है, उसका सोर्स है, ठीक है। हाँ, हमें हमेशा प्रिडिक्शन के लिए केपी वैदिक नाड़ी का यूज करना ही है। अकेली कोई भी पद्धति सक्षम नहीं प्रिडिक्शन करवा दे। कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी पद्धति, केपी पद्धति, ठीक है ना, ऋषि पाराशर जी के सूत्रों का एक शोध कह सकते हो, जिन्होंने अलग अलग तरह से शोध किया है, ठीक है। थैंक यू सर। जी मैम। क्वेश्चन हो तो बताएं। आज का हमारा टॉपिक यही था कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है। आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। सर सब लोड के बारे में थोड़ा बताएंगे या अलग से बताएंगे? सब लोड क्या होता है? सब लोड के बारे में सर हम अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा, है ना। ओके सर। कृष्णमूर्ति पद्धति का ही भाग है। कृष्णमूर्ति पद्धति पूरी तरह से गणित पे आधारित है सर। ये इसको हम एक तरह से आप बोल दो कि एस्ट्रोनॉमी। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने साइंस मैथ्स लिया होता है, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उन लोग को कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत अच्छा लगता है। इसका अच्छा लगने का मेन कारण क्या है? क्योंकि वो साइंटिस्ट है ना, गणित पे फोकस करते हैं, और गणित वाली चीजें एस्ट्रोनॉमी को मजबूत करता है। जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो कृष्णमूर्ति पद्धति को बहुत सही तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए हमेशा वैदिक और बीएनएन, वैदिक पद्धति बीएनएन पद्धति का तोड़ ही नहीं है, ये सबसे सर्वोत्तम। जी सर। हाँ, हमारा रामायण ज्योतिष तो तीनों को मिक्सअप करके कॉम्बिनेशन बना के सारी चीजों को डेवलप करता है। कृष्णमूर्ति पद्धति टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हम सूचक कॉम्बिनेशन निकालते हैं ना, कौन सा ग्रह विदेश के लिए जाएगा, कौन सा ग्रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो हमने कहाँ से पकड़ा? वो हमने कृष्णमूर्ति पद्धति से पकड़ा, ठीक है। जी सर जी। हाँ हाँ, ठीक है, सभी को क्लियर हो? जी सर। ओके जी सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हमारा टॉपिक आज इसी पे था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप सभी को क्लास अच्छा लगा है? थैंक यू सर। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, ना? शुक्रिया जी सर। पूछ सकते हैं, है ना? तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे लिखो भाई। प्रणाम सर। ठीक है, मधुमेह मीटिंग को क्लोज करते हैं। जी सर, जी थैंक यू सर। ओके सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू प्रणाम सर। गुरुदेव, प्रणाम। नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नुकसान बंद करिए, बच्चा बोलने का मतलब कि